नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी स्पेशल प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th फिजिक्स में आज जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, उसकी आरएमएस वैल्यू और किस तरह से वर्किंग कैपेबिलिटीज या पावर कंडीशंस के लिए एक अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट से कंपेयर किया जाता है। ये बताना जरूरी रहेगा कि हमारे सारे लर्निंग वीडियोज के नोट्स एक पीपीटी के रूप में इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहां से आप अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लर्निंग लेसन्स का काम अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमने समझा था कि एक साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट ज्या प्रत्यावर्ती धारा में दो सिमेट्रिकल पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल होती है और दोनों साइकिल में इक्वल अमाउंट का चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। तो पूरी साइकिल का जो टोटल नेट चार्ज ट्रांसफर है वो जीरो होने पे अल्टरनेटिंग करंट का फुल साइकिल एवरेज वैल्यू जीरो आती है। अर्थात हमारी अल्टरनेटिंग करंट कोई नेट चार्ज ट्रांसफर नहीं करती है। यकीनन अल्टरनेटिंग करंट की कोई चार्ज ट्रांसफर कैपेसिटी की बजाय उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी या एनर्जी पोटेंशियल्स, इनको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे समझाने के लिए हम जिस रूप का इस्तेमाल करते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी या वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे अंग्रेजी में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहा जाता है। जब हम अल्टरनेटिंग करंट को किसी रजिस्ट्रिव सर्किट में फ्लो करते हैं तो करंट हर आधी साइकिल बाद जब अपनी डायरेक्शन बदलती है तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अपनी डायरेक्शन बदलती है। लेकिन दोनों ही ड्रिफ्ट मोशन के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल के मॉलिक्यूल से जब कोलिजन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को मटेरियल के अंदर हीट में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हम एक अल्टरनेटिंग करंट की हीट प्रोडक्शन कैपेसिटीज को, जो किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से होती है, उसे एक डायरेक्ट करंट से कंपेयर कर सकते हैं और इस कंपैरिजन से हम अल्टरनेटिंग करंट की इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू का पता कर सकते हैं। एक टाइम वेराइंग साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट समय के साथ बदलने वाली ज्या प्रत्यावर्ती धारा की इक्विवेलेंट डीसी करंट मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों को एक समान प्रतिरोध में एक समान समय में भेजकर एक समान ऊष्मा कार्य उत्पन्न करने की स्थितियां बनाते हैं और इस तुलना से हम एक एसी करंट की इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू पता कर लेते हैं। अगर नियत मान के डीसी करंट को किसी रेजिस्टेंस में भेजा जाए तो जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है, डीसी सर्किट की पावर है, वो कांस्टेंट रहेगी और वो I²R कहलाती है। तो आई क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए डीसी पावर टाइम के साथ बदलती नहीं है, वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन उसी प्रतिरोध में, समान प्रतिरोध में अगर हम एक टाइम वेराइंग अल्टरनेटिंग करंट भेजते हैं तो अब देखिए हर क्षण पावर बदलती है, क्योंकि हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान है वो समय के साथ बदलता है। तो धारा के मान के स्क्वायर के अनुसार प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिरोध R में शक्ति का मान भी समय के साथ बदलता है। तो ऐसी परिवर्तनशील शक्तियों की स्थिति में हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा है वो एक चक्र के बाद अपना स्वयं का दोहरान करती है। तो अगर हम किसी एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा से उत्पन्न ऊष्मा और दिष्ट धारा से उत्पन्न ऊष्मा की अगर बराबरी कर लेते हैं और उससे तुल्य डीसी की वैल्यू पता कर लेते हैं तो जो गणना हमने एक साइकिल के लिए की है वो किसी भी बड़े समय के लिए भी सही मानी जाएगी। यहाँ एक खूबसूरत बात है कि जब अल्टरनेटिंग करंट आधी साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन बदलता है तो उसका चार्ज ट्रांसफर तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि धारा की दिशा बदलने का मतलब है आवेश स्थानांतरण की दिशा भी उल्टी हो जाना। तो पूरी साइकिल का नेट चार्ज ट्रांसफर जीरो हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे जो पावर है वो स्क्वायर फंक्शन है, तो उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव अगर करंट को मैथमेटिकली अगर समझें तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो हम जानेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट की दोनों साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी, पावर भले ही फ्लक्चुएटिंग रहे लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसलिए फुल साइकिल कैलकुलेशंस में आंसर जीरो आने का कोई स्थितियां नहीं बनेगी। यहाँ समय अक्ष के साथ ये जो लाल लेखा चित्र है वो टाइम वेराइंग साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम इस अल्टरनेटिंग करंट को इस नीले मान से इंकित होने वाली दिष्ट धारा से तुलना करते हैं। ये नीली रेखा पे ये बताया जा रहा है कि मान समय के साथ बदलता नहीं है और एक ही दिशा में रहने वाला ये प्योर डीसी है और इस प्योर डीसी की तुलना हम लाल रंग से रिप्रेजेंट होने वाली एसी से कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो डीसी की पावर कैपेसिटी है वो डीसी करंट के स्क्वायर के हिसाब से कांस्टेंट रहेगी और वो I²R फॉर्मूले से
दी जा सकती है। जबकि इस अल्टरनेटिंग करंट की जो पावर है I स्क्वायर R, फार्मूला तो वही है, लेकिन क्योंकि ये स्मॉल I करंट समय के साथ कभी कम है, कभी पीक हो गया एक डायरेक्शन में, फिर अपना मैग्नीट्यूड घटाते हुए वो अपनी डायरेक्शन बदलता है और उल्टी डायरेक्शन में पीक होके जीरो बनाता है, इस तरह से साइक्लिक रिपीटिशन करता है। तो इस करंट के मैग्नीट्यूड के बदलने से इसका स्क्वायर भी बदलता है और लाल रंग से बदलने वाली हमारी धारा के ताक्षणिक मान का जो वर्ग है वो इस तरह से नीले स्क्वायर रिलेशन के अनुसार बदलेगा। छोटे मान का स्क्वायर छोटा है, बड़े मान का स्क्वायर बड़ा है। लेकिन आप खूबसूरत बात देखेंगे कि धारा अपनी दिशा बदल रही है, वो पॉजिटिव की बजाय मैथमेटिकल सेंस में नेगेटिव हो गई है, लेकिन उसका स्क्वायर उसी दिशा में रहेगा। चाहे धारा एक दिशा में अपवाह करे इलेक्ट्रॉनों का या दूसरी दिशा में अपवाह करे, दोनों ही दिशाओं में अपवाह करते हुए इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो प्रतिरोध में विद्युत ऊर्जा उष्मा में बदलती है। और आप देखिए धारा उल्टी दिशा में कम है तो उसका स्क्वायर कम है और अधिक हो गई तो उसका स्क्वायर ज्यादा हो गया। तो हमारी जो शक्तियां हैं परिपथ में, प्रतिरोध वाले परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा भेजने पर वो फ्लक्चुएट हो रही है, लेकिन उसकी दिशा नहीं बदल रही है। हम इस पूरे स्क्वायर फिगर का एवरेज निकाल सकते हैं और धारा के स्क्वायर को इससे कंपेयर करके और एक कंपैरिजन से प्रत्यावर्ती धारा की तुल्य दिष्ट धारा का पता कर सकते हैं। हमें ये जो लाल कर्व से दिखाया जा रहा अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट है, जिसे हम मैथमेटिकली I = Im sin ओमेगा t एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इक्विवेलेंट डीसी के रूप में वर्किंग कैपेसिटी निकालनी है, जिसे हमने यहाँ समय के साथ एक नीली लाइन से इंकित कर रखा है, जिसका मान और दिशा समय के साथ नियत रहती है। तुलना के लिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों को एक ही परिपथ के प्रतिरोध में समान समय के लिए भेजकर समान ऊष्मा कार्य करवाया जाएगा। जो शक्तियां हैं वो धारा के वर्ग अनुपात में डीसी के लिए तो धारा का वर्ग ये एक नियत मान रखेगा, वहीं एसी के लिए धारा का जो वर्ग शक्तियां हैं वो एक स्क्वायर फंक्शन के रूप में इस तरह का एक ही दिशा में रहते हुए पल्सेशन होगा। और आप देखेंगे कि हमारी जो प्रत्यावर्ती परिपथ की जो शक्ति है वो समय के साथ फ्लक्चुएट हो रही है। तो अलग अलग पावर कंडीशंस में रेट ऑफ वर्क डन या पावर अलग अलग है। जब पावर कम है तो किसी समय में कार्य कम होगा और जब पावर ज्यादा है तो उसी समय में कार्य अधिक होगा। तो ऐसी स्थितियों में जब चीजें बदल रही है तो हमने छोटे से समय अंतराल में किसी पावर P का छोटा सा कार्य dW निकाल लिया है और पूरी साइकिल के कंपैरिजन के लिए टोटल साइकिल का वर्क कैलकुलेशन के लिए डीसी में तो जो फिक्स्ड डीसी पावर है उसे एक साइकिल के टाइम पीरियड T से मल्टीप्लाई कर दिया है। वहीं एसी के लिए ये कैलकुलेशन जो डिफरेंशियल फॉर्मेट में हमने की है उसे पूरी साइकिल के लिए करते समय इंटीग्रेशन या समाकलन का इस्तेमाल कर लेंगे। जरा जानते हैं कि एक पूरी साइकिल के लिए समाकलन से एसी की जो पावर फ्लक्चुएट हो रही है वो जो ऊष्मा कार्य कर रही है उतना ही डीसी के द्वारा ऊष्मा कार्य हो तो एसी की इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू क्या आती है। डीसी के फिक्स्ड मैग्नीट्यूड के करंट के लिए पावर भी स्क्वायर फंक्शन के हिसाब से I स्क्वायर R फिक्स है और एक पूरी साइकिल के टाइम पीरियड T के लिए डीसी का ऊष्मा कार्य I स्क्वायर R T हो जाएगा। वहीं एसी के लिए जब प्रत्यावर्ती धारा साइनोसॉइडली अपना शिखर मान पाके जीरो होके दिशा बदल के पूरी साइकिल बनाती है तो उसके स्क्वायर फंक्शन के अनुसार प्रत्यावर्ती परिपथ के प्रतिरोध में शक्तियां फ्लक्चुएट होती हैं। वो कभी कम है कभी ज्यादा है, लेकिन एक खूबसूरत बात है धारा अपनी दिशा भी बदल लेती है तब भी परिपथ में शक्तियां एक ही दिशा में रहती हैं। तो ऐसी वेरिएबल पावर कंडीशंस में किसी बहुत छोटे से dt समय का जो वर्क है ऊष्मा वर्क वो p dt निकल गया है और टोटल वर्क निकालने के लिए इस तरह के एलिमेंटल वर्क को हम इंटीग्रेट कर लेंगे और ये इंटीग्रेशन एक पूरी साइकिल के लिए अगर हम करते हैं तो एक साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट द्वारा किया गया ऊष्मा कार्य और डीसी द्वारा ऊष्मा कार्य को हम आपस में बराबर करके किसी भी प्रत्यावर्ती धारा की संगत वो तुल्य डीसी धारा का पता लगा सकते हैं जो समान परिपथ में समान समय में समान ऊष्मा कार्य कर रहा है। यहाँ R कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से जब बाहर आएगा तो ये R और ये R कट जाएगा क्योंकि डीसी को भी जिस प्रतिरोध में भेजा है उसी को एसी इसमें भेजा गया है। अब हम T का अगर भाग दे देते हैं तो हम पाते हैं कि हमने धारा के वर्ग को किसी समय के लिए समाकलन किया और उतने ही समय का भाग दिया। तो ये जो फिगर हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा की तुल्य दिष्ट धारा का जो वर्ग आया है वो प्रत्यावर्ती धारा के स्क्वायर के औसत मान के बराबर है, क्योंकि हमने जितनी देर के लिए इसे जोड़ा है उतनी देर का हमने भाग दिया है। तो हमने प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान के
वर्ग का औसत निकाल लिया है। और ये दिष्ट धारा, अब देखिए धारा के वर्ग का समाकलन करने के बाद औसत लिया गया और फिर वर्गमूल लिया गया, दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो हमारे पास ये मान आ गया। इसे हम वर्ग के माध्य का मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान कह सकते हैं, अंग्रेजी में ये रूट हो गया है मीन ऑफ स्क्वायर का। तो जो आरएमएस मान है वो हम समझ सकते हैं वो दिष्ट धारा मान है जो प्रत्यावर्ती धारा के बराबर समान प्रतिरोध में, समान समय में समान ऊष्मा कार्य कर रहा है। तो हमने एक ऐसी डीसी का पता कर लेना है जो अल्टरनेटिंग करंट के बराबर वर्किंग कैपेबिलिटीज रखती है और वो रूट है स्क्वायर के मीन का या वो वर्ग माध्य मूल मान है। जरा वर्ग माध्य मूल मान प्रत्यावर्ती धारा जिसका कि समीकरण I = Im sin ओमेगा t है वो कितना आता है वो भी समझ लेते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा की तुल्य डीसी या प्रभावी डीसी मान वो दिष्ट धारा मान है जो समान प्रतिरोध में, समान समय में समान ऊष्मा कार्य करता है और मैथमेटिकली ये धारा के वर्ग के औसत का वर्गमूल है या ये वर्ग माध्य मूल मान रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू है। और अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की जगह उसका जो टिक्नोमेट्रिक फॉर्मूला है Im sin ओमेगा t वो यहां सब्स्टिट्यूट करके और आरएमएस वैल्यू की कैलकुलेशन करना चाहें, ध्यान रहे आरएमएस मान वो दिष्ट धारा मान है जो प्रत्यावर्ती धारा के बराबर समान प्रतिरोध में, समान समय में समान ऊष्मा कार्य कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ये वो डीसी वैल्यू है जो वर्किंग कंडीशंस के लिहाज से प्रत्यावर्ती धारा की इक्विवेलेंट है। तो जो इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू है एसी की वो वर्ग माध्य मूल मान I की जगह Im sin ओमेगा t करके हमने स्क्वायर किया। ध्यान रहे sin ओमेगा t का होल स्क्वायर को लिखते समय यहाँ साइन और एंगल के इस मेजरमेंट के बीच में गैप बना के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं और इसे साइन स्क्वायर ओमेगा t पढ़ा जाता है, पर असल में ये साइन ओमेगा t का वर्ग है। अगर ओमेगा t की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री तो हाफ होगा, लेकिन साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/4 हाफ का स्क्वायर होगा। यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा t का सीधे समाकलन नहीं हो सकता है, Im स्क्वायर तो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है और साइन स्क्वायर ओमेगा t की जगह हमें एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना होगा और इसे हमें याद रखना पड़ेगा। हम इसकी जगह साइन स्क्वायर ओमेगा t की जगह 1 - cos 2 ओमेगा t/2 रख देंगे। और अब ये जो डबल मैग्नीट्यूड का कोसाइन रूप आया है cos 2 ओमेगा t, इसका इंटीग्रेशन संभव है। यहाँ दो मैथमेटिकल फंक्शन हो गए हैं तो हम दो को तो बाहर ले लेते हैं यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर, और ये 1 का एक इंटीग्रेशन हो गया dt के साथ और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो गया dt के साथ, और दोनों की लिमिट ये पूरी साइकिल का पीरियड 0 से t हो गया है क्योंकि हमने उसी समय का यहाँ वर्ग का माध्य निकालते समय भाग दिया है और बाद में वर्गमूल लिया है। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट पीछे चली जाएगी और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 ओमेगा t/2 ओमेगा। ध्यान रहे ये प्लस साइन के साथ होगा। और जो खूबसूरत बात है वो ये है कि जब लिमिट पीछे जाके इस्तेमाल की जाएगी तो यहाँ कैपिटल T - 0 तो t हो जाएगा, वो t इस t से कैंसिल हो जाएगा और ये Im² जो रिजल्ट आएगा उसका वर्गमूल ये रूप रख लेगा। और यहाँ जब हम कैपिटल T रखेंगे स्मॉल t की जगह तो ये 2 ओमेगा कैपिटल T 4 पाई एंगल हो जाएगा, 4 पाई 0 तुल्य है, और बाद में t की जगह 0 रखेंगे तो वो भी 0 है और फिर साइन 0 की वैल्यू भी 0 है और 0 में से साइन 0 की दोबारा वैल्यू घटाएंगे तो 0 में से 0 घटाने पे 0 आएगी। तो ये जो पार्ट है उसकी वैल्यू 0 आएगी। हमने कभी पहले जाना है कि साइन और कोसाइन का फुल साइकिल इंटीग्रेशन 0 होता है और यहाँ जो हम टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं कैपिटल T उसमें ये फंक्शन डबल फ्रीक्वेंसी से बदल रहा है। अभी हम पावर के फंक्शन को समझेंगे तो जानेंगे कि पावर के फंक्शन में एक तो कांस्टेंट वैल्यू है और एक डबल फ्रीक्वेंसी से बदलने वाला कोसाइन फंक्शन है, और इस कोसाइन फंक्शन का पूरी साइकिल में और 2 साइकिल में जो टोटल इंटीग्रेशन है वो 0 होगा। तो ये पार्ट इंटीग्रेशन का 0 हो गया है। यहाँ लिमिट लेने पे जो t आएगी वो इस t से कैंसिल हो गई है और वर्गमूल लेने पे ये वैल्यू Im/√2 हो गई है। 1/√2 को हम √2 1.414 के आसपास है, जब हम इनवर्स करेंगे तो ये 0.707 आ जाएगा पीक वैल्यू का। तो एक साइनोसॉइडल करंट जिसका पीक मैग्नीट्यूड Im है वो एक 70.7% मान की डीसी वैल्यू के बराबर वर्किंग कैपेबिलिटीज रखता है। अगर अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर के रूप में जो अल्टरनेटिंग सर्किट की पावर है उसको देखें तो वो एक ही डायरेक्शन में रहने वाला फ्लक्चुएटिंग पावर है, और इसे साइन स्क्वायर ओमेगा t को अगर 1 - cos 2 ओमेगा t/2 के रूप में रख लेते हैं तो इस अधिकतम मान का जो ये आधा लेवल है वो तो वो डीसी वैल्यू है जो समय के साथ बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहती है, और एक ये जो दूसरा 0 के लेवल को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो ये डबल फ्रीक्वेंसी से बदलने वाला एक कोसाइन फंक्शन हो जाएगा जिसका फुल साइकिल इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि जितना ये पॉजिटिव साइड में उतना ही नेगेटिव साइड में तो 0 एवरेजिंग करेगा। तो हम पाएंगे कि ये जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट की पावर है वो इस एवरेज पावर के बराबर है। तो कोई ऐसा डीसी करंट जिसका कि स्क्वायर इस लेवल के बराबर है वो डीसी करंट मेरी प्रत्यावर्ती धारा की तुल्य डीसी वैल्यू हो जाएगी। और अभी हमने कैलकुलेशन से जाना कि वो इस शिखर मान का 1/√2 Im/√2 के बराबर है, जैसा कि यहाँ इस
लाइन में दिखाया हुआ है। तो इस अधिकतम मान का 70.7% मान वाला डीसी वैल्यू प्रत्यावर्ती धारा के बराबर कार्य क्षमता रहता है। तो हमने पाया कि अल्टरनेटिंग करंट की इक्विवेलेंट डीसी वर्किंग कैपेबिलिटीज उसके स्क्वायर वैल्यू के मीन का रूट के बराबर है और ये अधिकतम शिखर मान में 1/√2 फॉर्मेट के साथ 70.7% वैल्यू रहती है। तो अगर कोई 10 एम्पियर पीक मैग्नीट्यूड या आयाम रखने वाली अल्टरनेटिंग करंट है तो इस अल्टरनेटिंग करंट की कार्य क्षमता 7.07 एम्पियर डीसी करंट के इक्विवेलेंट होगी। हम सारे अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेजेस को जब रेफर करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं या कहीं नापते हैं, मापन करते हैं तो उन्हें उनके वर्ग माध्य मूल मान या प्रभावी मान द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कहूं कि किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर है तो ये 5 एम्पियर उस सर्किट का आरएमएस मान होगा, उसका प्रभावी मान होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। जब हम कहते हैं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसकी वोल्टेज 220 वोल्ट है तो ये जो भारतीय आपूर्ति का जो विभव मान है 220 वोल्ट वो उसका आरएमएस प्रभावी मान है। अर्थात इस वोल्टेज में अगर आरएमएस मान 220 वोल्ट है और अधिकतम अगर हम निकालना चाहें तो आरएमएस में √2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और वो 311 वोल्ट होगा। तो हमारी जो घरेलू एसी सप्लाई है जो कि 220 वोल्ट डीसी के बराबर वर्किंग कैपेबिलिटीज रखती है वो किसी क्षण विशेष की स्थिति में अपना शिखर मान 311 वोल्ट भी पाती है। तो हमारे घरेलू उपकरण जो 220 वोल्ट की सप्लाई में काम करते हैं उन्हें क्षण भर के लिए 311 वोल्ट पर भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो उनकी जो विभव सहन क्षमता है वो 311 वोल्ट होनी चाहिए। एक प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस मान को एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। हमें पूछा गया है कि 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई हमने किसी बैटरी कनेक्शन से प्राप्त कर ली है और 220 वोल्ट की ही एसी मेन सप्लाई है। बताइए किसकी वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा होगी? तो चांस की बात है कि ये जो 220 वोल्ट जो हमारी मेन एसी सप्लाई की वैल्यू है वो उसकी आरएमएस मान है और आरएमएस मान के बराबर मान वाली डीसी वैल्यू काम करने की क्षमताओं में समान स्थितियों की होगी। तो हमारी जो काम करने की क्षमता है वो 220 वोल्ट डीसी और 220 वोल्ट आरएमएस की अगर समान है तो इलेक्ट्रिक शॉक विद्युत आघात किसका अधिक होगा? ये अगर हम समझना चाहें तो हमें पता है कि सेम वर्किंग कैपेसिटी के लिए अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का जो मैक्सिमम वैल्यू है, शिखर मान है, वो उसके आरएमएस मान से √2 1.414 टाइम्स ज्यादा होगा। तो अगर मैं 220 को √2 टाइम्स ज्यादा करूं तो वो 311 वोल्ट हो जाएगा। तो 220 वोल्ट डीसी तो शॉक लगाएगी 220 वोल्ट के मान के हिसाब से, लेकिन 220 वोल्ट एसी काम तो 220 वोल्ट डीसी के बराबर करेगी, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो √2 टाइम्स ज्यादा 311 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो सेम वर्किंग कैपेसिटीज के लिए डीसी की तुलना में एसी ज्यादा खतरनाक है। हमारे एसी उपकरणों में हमें सेम आरएमएस मान के लिए पीक क्योंकि √2 टाइम्स ज्यादा है तो इंसुलेशन कैपेबिलिटीज √2 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए। लेबोरेटरीज में और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस और करंट को मेजर करने के लिए हम ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिनमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इंस्टेंटेनियस करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी में बने। उनका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के स्क्वायर रिलेशन में होगा तो नेगेटिव साइकिल में भी टॉर्क एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहेगा और ऐसी स्थिति में उनका एवरेज टॉर्क तो आरएमएस मैग्नीट्यूड के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। और अगर हम स्प्रिंग कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल टॉर्क डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होने पे हम पाते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क जब बराबर है तो जो डिफ्लेक्टेड पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पॉइंटर की वो करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शन में हमें रिजल्ट देगी। और ऐसी स्थिति में क्योंकि बड़ी संख्या का स्क्वायर बड़ा होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट है स्केल पे वो कम वैल्यूज के लिए तो नजदीक आएंगे और बड़ी वैल्यूज के लिए वो दूर हो जाएंगे। तो ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल है, पैमाना है, वो नॉन यूनिफॉर्म असमरूप होगा। वो शुरुआती भाग में क्रैम्प्ड संकुचित होगा, सिकुड़ा हुआ होगा और बाद में एक्सटेंडेड फैलाव लिए हुए होगा। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शन में बनता है वो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में और लेबोरेटरीज में भी जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है उनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। साइनोसॉइडल के अलावा कुछ दूसरी सिग्नल्स का भी हम बहुत इस्तेमाल हमारी इंजीनियरिंग में करते हैं। उसमें से एक स्क्वायर वेव हो सकती है जो किसी निर्धारित आधी साइकिल के लिए एक पॉजिटिव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के बाद अपनी पोलैरिटी बदल लेती है और एक स्क्वायर वेव में सेम इंटरवल के लिए सेम पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड के हाफ साइकिल्स रिपीट किए जाते हैं। तो क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव है तो आरएमएस वैल्यू इसकी पीक मैग्नीट्यूड्स के बराबर होंगी, तो आरएमएस वैल्यू आईएम के बराबर होगी। ये फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट है और इसका और साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट का दोनों का आरएमएस वैल्यू हमने कैलकुलेट की, IM/√2 होती है। अगर मेरी इस तरह की शेप में राइज टाइम और फॉल टाइम इक्वल होते तो वो वेव ट्रायंगुलर कहलाती है और अगर राइज टाइम और फॉल टाइम अलग अलग होते हैं तो ऐसी वेव को हम सॉटूथ वेव कहते हैं।
और दोनों ट्रायंगुलर और सॉ टूथ के लिए जो आरएमएस वैल्यू है वो पीक मैग्नीट्यूड का 1/√3 है। और ये वेव हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट है जिसमें हमने नेगेटिव हाफ को रोक दिया है, केवल पॉजिटिव हाफ को जाने दिया है। तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो Im/2 है। अगर आप ये सीक्वेंस याद कर लेते हैं तो ये चीजें बड़ा आसान है याद करना। यहाँ आरएमएस वैल्यू है Im/√1, यहाँ साइनोसॉइडल और फुल वेव रेक्टिफाइड की है Im/√2, ट्रायंगुलर और सॉ टूथ की है Im/√3 और हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट की आरएमएस वैल्यू है Im/√4 और √4 2 के बराबर है। तो आप इन्हें 1 2 3 4 सीक्वेंस से याद कर सकते हैं और ये बहुत पॉपुलर वेव्स हैं। ऑब्जेक्टिव कंपटीशन एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षा में आम प्रचलित हैं। आज की इस लर्निंग वीडियो के आखिर में ये जान लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट की आरएमएस वैल्यू Im/2 कैसे आई है। तो हमें मालूम है कि किसी भी रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए एवरेज और आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल के लिए निकालते हैं। तो हम फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेट करते हुए पूरी साइकिल का डिवीजन करते हुए स्क्वायर का मीन निकालकर रूट निकालते हुए आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्योंकि 0 से t/2 तक तो हमारा आउटपुट आता है Im sin ओमेगा t के रूप में और t/2 से t तक वो 0 है, तो ये 0 से t तक के इंटीग्रेशन को सिर्फ 0 से t/2 तक के बीच में किया जा सकता है। यहाँ i की जगह Im sin ओमेगा t रख के स्क्वायर करें, Im स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t और Im स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और sin स्क्वायर ओमेगा t की जगह हम लिख देंगे 1 - cos 2 ओमेगा t/2। दो पार्ट में इंटीग्रेशंस करेंगे, ध्यान रहिए लिमिट t की बजाय t/2 लेनी है और इस डबल फ्रीक्वेंसी के कोसाइन फंक्शन की हाफ साइकिल में भी पूरी साइकिल हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू 0 आएगी। इसे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। लिमिट लेने पे ये t/2 - 0 होगा, t से तो t कट जाएगा और 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे और जब रूट लेंगे तो 4 का √2 हो जाएगा। तो हम पाएंगे कि अगर इसका शिखर मान 10 एम्पियर है तो ये हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट 5 एम्पियर डीसी के बराबर वर्किंग कैपेबिलिटीज रखती है। इसकी आरएमएस वैल्यू Im/2 या 0.5 Im है। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर से आपको अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यूज के बारे में अच्छी समझ बनी होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आप अल्टरनेटिंग करंट्स को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और पावर फैक्टर रिलेटेड लर्निंग को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे बेस्ट लर्निंग इंफॉर्मेशन तत्काल मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेसन के साथ। तब तक आप एंड स्क्रीन पर दूसरी वीडियो लिंक से अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।